हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.2 कक्षा 12 पार्ट 2 प्रश्न संख्या 13 से 19 तक। पार्ट 1 में हमने प्रश्नावली का परिचय, उदाहरण तथा कुछ प्रश्न किए थे। अब आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स, अब मैं आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी लेके आऊँगी और आपका ब्लूप्रिंट लेके आऊँगी कैसे आपको मार्क्स बनाने हैं। कम से कम 80 मार्क्स आप आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदुओं ए एवं बी को मिलाने वाले तथा ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन ए बी सदिश ज्ञात कर लेते हैं, जिसके दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले हम ए बी सदिश ज्ञात करेंगे। ए बी सदिश कैसे ज्ञात हो जाएगा? दो बिंदुओं से जाने वाला सदिश, बी का जो सदिश है और उसमें से ए वाले सदिश को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो बी वाले जो निर्देशांक है -1, उसमें से क्या कर दें? माइनस कर दें ए वाले जो निर्देशांक है, यहाँ पे कितना है? एक्स निर्देशांक। आई कैप प्लस इसका वाई निर्देशांक देखिए तो कितना है? -2। इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? 2। जे कैप प्लस अगला सदिश है 1 माइनस 3 करेंगे तो 1 + 3 के कैप। यहाँ से ए बी सदिश मिल जाएगा हमें -2y कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। यह है हमारा ए बी सदिश। अब हमें ज्ञात करना है इस ए बी सदिश के दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन के लिए हम क्या करेंगे? इस ए बी सदिश का परिमाण ज्ञात करेंगे पहले। तो परिमाण हो जाएगा √-2 का होल स्क्वायर प्लस जे कैप का जो गुणांक है -4 का होल स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक है उसका होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 + 16 + 16, ये हो जाएगा 32 और 4 36, √, करेंगे तो 6। तो यहाँ से मोड ऑफ ए बी मिल गया हमें 6, ए बी का परिमाण। अगर हम सदिश ए बी वेक्टर को उसके परिमाण से भाग दे दें तो जो अपने को घटक मिलेंगे वही क्या कहलाते हैं? सदिश के दिक् कोसाइन कहलाते हैं। तो यहाँ से ए बी सदिश है -2y कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन 6, परिमाण आ गया। अब क्या करेंगे? 6 का भाग अलग अलग लगा देंगे। -2/6 आई कैप -4/6 जे कैप प्लस 4/6 के कैप। यहाँ से भाग लगा के आ गया ये -1/3 आई कैप -2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। तो यहाँ पे दिक् कोसाइन हमें प्राप्त हो गए। दिक् कोसाइन क्या क्या आ गए? -1/3 -2/3 तथा 2/3। ये हो गई सदिश ए बी वेक्टर के दिक् कोसाइन। आइए करते हैं क्वेश्चन 14। सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों OX, OY तथा OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। ये हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो इसके लिए हमें दिक् कोसाइन ही ज्ञात करने हैं फिर से इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि दिक् कोसाइन क्या होते हैं? कोस अल्फा, कोस बीटा तथा कोस गामा, जो कि जहाँ पे अल्फा बीटा गामा OX, OY, OZ के साथ बनाए हुए कोण होते हैं। तो कोण ही निकालने हमें कितने झुके हुए हैं, वही झुकाव ही ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम इस सदिश का फिर से क्या ज्ञात करेंगे? दिक् कोसाइन। तो यहाँ पे सदिश है, मान लीजिए ए वेक्टर, मान लीजिए आर वेक्टर सदिश है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। पहले निकालेंगे इस सदिश का परिमाण। तो परिमाण कैसे ज्ञात होता है? इनके जो घटक है उनका स्क्वायर करके जोड़ के रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे घटक है आई कैप के अनुदिश 1 प्लस जे कैप के अनुदिश भी 1 और के कैप के अनुदिश भी 1। तो ये आ गया 1 कितना हो गया? √3। तो आर वेक्टर का परिमाण आ गया √3। अब हमें निकालने हैं इसके दिक् कोसाइन। इसके लिए हम सदिश आर वेक्टर को मोड ऑफ आर वेक्टर से लगा देंगे भाग। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन आ जाएगा √3। यहाँ से आ जाएगा अलग अलग करने पर 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के।
यहाँ से विपरीत कोसाइन प्राप्त होंगे क्रमशः 1/√3, 1/√3 तथा 1/√3। ये किसके मान है? कोस अल्फा का मान आया 1/√3, कोस बीटा का मान आया 1/√3 और कोस गामा का भी मान क्या प्राप्त हुआ? 1/√3। यहाँ से हम अल्फा बराबर अगर निकालें तो कोस आगे जाके हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√3। यहाँ से बीटा आया कोस इनवर्स 1/√3 और यहाँ से गामा भी आ गया कोस इनवर्स 1/√3। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या आ गया? गामा आ गया। अतः जो सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है वो अक्षों OX OY OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का। 15 का क्वेश्चन क्या है? बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः तथा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो मैंने इस प्रश्नावली का परिचय कराते टाइम पिछले पार्ट में भी बताया था आपको R का स्थिति सदिश अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। पहले आपको मैं फिर से फॉर्मूला लिखा देती हूँ। जैसे कि दो बिंदु हैं P और यहाँ पे P दिया हुआ है I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और दूसरा बिंदु दिया हुआ है माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब तीसरा कोई बिंदु R ज्ञात काटता है इनको इस रेखा को 2:1 के अनुपात में मान लीजिए R है यहाँ पे। तो इस R की स्थिति सदिश हमें ज्ञात करने हैं। R का स्थिति सदिश मान लीजिए R वेक्टर है, P के सदिश को हम बोल देते हैं A वेक्टर और Q के स्थिति सदिश को बोल देते हैं B वेक्टर और ये अनुपात होता है m/n। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R वेक्टर का जो अनुपात m है वो आ जाएगा B वेक्टर के साथ m B वेक्टर प्लस n A वेक्टर अपॉन जो अनुपातों का योग है इस रेखा के जितने भी हिस्से हुए हैं m प्लस n। ये तो होता है कब? जब R करे इस रेखा को अंतर विभाजित। यदि ये रेखा को करे बाह्य विभाजित, ये हो गया अंतर विभाजन के समय फॉर्मूला अंतर विभाजन में। और जब करे बाह्य विभाजित तो R वेक्टर का मान क्या आ जाएगा? m B वेक्टर माइनस n वेक्टर, क्योंकि R कहाँ मिलेगा? इस रेखा के बाहर कहीं मिलेगा m माइनस n। ये हो जाएगा बाह्य विभाजन का फॉर्मूला। बाह्य विभाजन यहाँ से A वेक्टर और B वेक्टर के मान क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा A वेक्टर का मान ये हो गया B वेक्टर का मान और m/n का मान हो गया 2:1। इनका मान क्रमशः रख के अपन ज्ञात कर सकते हैं अंतर विभाजित और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। तो पहले मैं अंतर विभाजित वाले का करके दिखा दूं, बाह्य विभाजित वाला आप इसी प्रकार करके कर सकते हैं। अंतर विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश R वेक्टर बराबर हो जाएगा m B वेक्टर प्लस n A वेक्टर अपॉन m प्लस n। यहाँ से m का मान है 2:1 था तो 2 इंटू B वेक्टर क्या है? माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस n क्या है? 1 I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 2 से गुणा करके ये आ गया माइनस का 2I कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप प्लस I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 2 और 1 हो गए 3। तो यहाँ से I कैप कितने हो गए? माइनस के 2I कैप प्लस के I कैप यानी बचेगा माइनस का I कैप यानी माइनस का 1/3 लगा दिया I कैप। फिर j कैप देखें तो 2j कैप और 2j कैप हो गए 4j कैप, बट्टा में 3 है तो प्लस के 4/3 j कैप।
के कैप देखें तो 2 के कैप माइनस के कैप यानी बचा के कैप, 1 के कैप बचा तो प्लस 1/3 के कैप। ये आ गया अपना बिंदु R का स्थिति सदिश। ये हो गया अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। इसी प्रकार आप बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब करेंगे क्वेश्चन 16। तो क्वेश्चन 16 में क्या ज्ञात करना है, दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे m और n का मान क्या दे दिया बताइए, 1 दे दिया ना, बस बिंदु चेंज कर दिए हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु, तो m और n का मान मिल गया हमें यहाँ पे 1। मध्य बिंदु यही तो होगा, m अनुपात n में विभाजित करता है, तो मध्य बिंदु कहाँ पे विभाजित करेगा, एकदम बीचों बीच करेगा। तो m और n का मान मिल गया 1। फिर से r वेक्टर का ही मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे m का मान हो गया 1, तो 1 इंटू b वेक्टर प्लस n का मान 1 हो गया 1 इंटू a वेक्टर बटा n प्लस n यानी 1 प्लस 1। तो r वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बटा 2। वैसे भी हमने 10वीं कक्षा में भी जब अध्ययन कर रहे थे मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो यही पढ़ा था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे सदिश है तो a वेक्टर सदिश का परिमाण वेक्टर प्लस b वेक्टर सदिश दोनों जोड़ के क्या कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो फिर से क्या निकल आएगा मध्य बिंदु। यहाँ पे दोनों के सदिश स्थिति सदिश यहाँ से पता लग ही जाएंगे। तो r वेक्टर का मान क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो इनके निर्देशांक है इनको योग करके बटा में 2, तो 2 है पहला, और यहाँ पे x निर्देशांक है 4, तो 2 प्लस 4/2 कोमा 3 प्लस 1/2 कोमा 4 माइनस 2/2। तो ये आ गया 4 और 6 में 2 का भाग लगाया 3 कोमा ये आ गया 2 कोमा ये आ गया 1। तो ये आ गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। और आपको स्थिति सदिश लिखना हो इसका, तो स्थिति सदिश क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1 k कैप। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का। दर्शाइए कि बिंदु a, b और c जिनके स्थिति सदिश क्रमशः a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर क्रमशः ये है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। अब अभी हमें ये नहीं पता a कहाँ मिलेगा, b कहाँ मिलेगा, c कहाँ मिलेगा, कौन सा शीर्ष पे समकोण मिलेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले यहाँ पे शीर्षों की स्थिति सदिश मिले हुए हैं, हम इन रेखाओं के स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। लंबाकार कर्ण, इनमें से एक भुजाकर्ण मिलेगी हमें जो जिसका मान सबसे अधिक होगा। तो रेखाओं का सदिश ज्ञात करेंगे पहले और फिर उनका परिमाण ज्ञात कर लेंगे, ताकि दूरी पता लग जाए कितनी है, लंब कितना है, आधार कितना है और कर्ण कितना है। फिर हम पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से समकोण त्रिभुज इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले अपन सदिश निकालेंगे। a वेक्टर और b वेक्टर दिया है, बिंदु a का स्थिति सदिश है a वेक्टर और b का स्थिति सदिश है b वेक्टर, c वेक्टर का बिंदु c का स्थिति सदिश है c वेक्टर। तो पहले अपन सदिश a b निकाल लें, सदिश a b या a b वेक्टर बोल सकते हैं। क्या आ जाएगा, बिंदु a और b का के लिए स्थिति सदिश निकालेंगे तो b का जो स्थिति सदिश है उसमें से a का स्थिति सदिश माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस हो जाएगा 3i कैप। फिर यहाँ पे j कैप वाला क्या है, माइनस j कैप माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे माइनस का 4j कैप यानी प्लस का 4j कैप। फिर प्लस का k कैप और यहाँ पे माइनस करेंगे माइनस का 4j।
के कैप यानी प्लस 4 के कैप। तो ए बी सदिश आ गया हमारा 2 आई कैप माइनस 3 आई कैप यानी माइनस आई कैप, ये बचा प्लस का 3 जे कैप, ये हो गया 5 के कैप। ये आया अपना सदिश ए बी वेक्टर। अब हम इस सदिश से इस ए बी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे, ए से जी तक की दूरी कितनी है, जो कि आ जाएगी अंडर रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर, आई कैप वाला घटक, जे कैप वाला घटक है 3 की स्क्वायर, ये है 5 की स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपना अंडर रूट 25 और 9 हो गए 34 और 1 35, अंडर रूट 35। अब निकालेंगे सदिश बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर आ जाएगा जो सी का स्थिति सदिश है उसमें से बी का स्थिति सदिश माइनस कर देंगे। तो सी का स्थिति सदिश है ये, बी का ये है, तो सी वाला आई कैप में से क्या माइनस हो जाएगा, बी का सदिश यानी आई कैप माइनस 2 आई कैप, फिर यहाँ पे माइनस का 3 जे कैप माइनस हो जाएगा जे कैप यानी प्लस का जे कैप, माइनस के 5 के कैप है इसमें से माइनस हो जाएगा के कैप। तो बी कैप वेक्टर क्या आ गया, माइनस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस के 6 के कैप। तो यहाँ से मोड ऑफ बी सी वेक्टर क्या आ गया, अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर, जे कैप का घटक है माइनस 2 और के कैप का घटक है माइनस 6, स्क्वायर करेंगे तो यह आया 36 4 40 और 1 अंडर रूट 41। बी सी वेक्टर यानी बी से सी तक की दूरी आ गई। अब हम निकालेंगे अगली दूरी जो कि है ए से सी की दूरी। तो उसके लिए पहले ए सी वेक्टर निकालें। ए का सी का स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घट जाएगा। तो सी का स्थिति सदिश है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, इसमें से माइनस कर दें। ए का स्थिति सदिश क्या है, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई कैप में से 3 आई कैप माइनस होंगे तो बचेंगे माइनस के 2 आई कैप, माइनस के 3 जे कैप है इसमें से माइनस करेंगे माइनस के 4 जे यानी प्लस बन जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 3 यानी प्लस का 1 जे कैप बचेगा, माइनस के 5 है और इसमें से माइनस माइनस प्लस के 4 करेंगे तो माइनस का के कैप बच जाएगा। तो यहाँ से अपने को मोड ऑफ ए सी वेक्टर मिल सकता है, क्या आ जाएगा, अंडर रूट माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मोड ऑफ ए सी वेक्टर क्या आ गया, अंडर रूट 4 5 और अंडर रूट 6 आ गया। ये आ गया ए सी वेक्टर। अब हमारे पास तीनों दूरियां आ गई। तो हमें पता है जो कर्ण होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है, तो इनमें सबसे अधिक कौन सी है, अंडर रूट 41, और जो अंडर रूट 41 है वो कौन से निर्देशांक कौन सी दूरी है, बी से सी तक की। तो तीसरा बिंदु मिल गया, यानी ए पर क्या बनेगा, इसमें समकोण मिलेगा। और सिद्ध करने के लिए हम क्या दिखाएंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। तो ये लिख लीजिए, फिर मैं पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करके दिखाऊं। हाँ, तो फिर इनका मान ए से बी तक की दूरी कितनी आई है, अंडर रूट 35, और ए से सी तक की दूरी आई है अंडर रूट 6। तो यहाँ से हम अगर देखें ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर अगर देखें तो क्या आया, अंडर रूट 35 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 35 प्लस 6 यानी आया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी की स्क्वायर कितना आ गया, 41, जो कि किसका स्क्वायर है, अंडर रूट 41 का स्क्वायर है, और वो मान है बी सी का। तो बी सी का स्क्वायर के बराबर आ गया। इसका अर्थ क्या निकला, अतः शीर्ष ए कोमा बी कोमा सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्यों है, क्योंकि चूंकि ये है पाइथागोरस प्रमेय को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 17 का। अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का। 18 के क्वेश्चन में ऑप्शन वाला क्वेश्चन है,
ऑप्शन कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। त्रिभुज ABC आकृति दे रखी है, ये आकृति है, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमने जो इसकी अवधारणा पढ़ते टाइम पढ़ा था कि एक त्रिभुज नियम क्या होता है। तो त्रिभुज नियम जो हमें पता है वो लिख लेते हैं, पहले हमें जो जानकारी है वो लिख लेते हैं, फिर उससे देख लेंगे कौन सा ऑप्शन कट हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सत्य आ जाएगा। तो यहाँ से त्रिभुज नियम क्या पढ़ा था, सदिश कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B की ओर, और B से कहाँ चल रहा है, B से C की ओर चल रहा है, और अगला सदिश है वो A से C की ओर चल रहा है। तो सदिशों का त्रिभुज नियम क्या था, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, मतलब पूरा विस्थापन कहाँ से कहाँ हुआ, A से लेकर C तक, ये किसके बराबर आ जाएगा, AC वेक्टर। यहाँ पे AC को इधर ला रखा है तो अपन ले आते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर बराबर 0। एक तो ये सत्य है, ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन 2 में है। तो एक तो ये हो गया सत्य, जो सत्य नहीं है वो छांटना है, तो ये तो सत्य हो गया। अब हम अगर AC को CA में बदलेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यानी AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा CA वेक्टर, क्योंकि दिशा विपरीत होते ही चिन्ह बदल जाता है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये है, तो ये भी सत्य होगा। और देखिए अगर इस BC का चिन्ह बदलें तो AB वेक्टर चिन्ह बदलेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और दिशा हो जाएगी विपरीत, C से विपरीत। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन, ये तीनों सत्य हैं और ऑप्शन C हो जाएगा सत्य, यानी ये हो जाएगा अपना आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 19, यदि A वेक्टर और B वेक्टर दो संरेख सदिश हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा है। अगर दो संरेख सदिश हैं तो हमने पढ़ा था संरेख सदिश में क्या होता है, दो सदिश समांतर होते हैं। ये आपस में क्या है, संरेख सदिश A वेक्टर और B वेक्टर, परिमाण भी कम ज्यादा हो सकता है, दिशा भी विपरीत हो सकती है, लेकिन समांतर होने चाहिए। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, संरेख सदिश। तो ऑप्शन A क्या है, B वेक्टर बराबर लैम्डा A वेक्टर, किसी अदिश लैम्डा के लिए। तो अदिश लैम्डा का मान कुछ भी हो सकता है, लैम्डा हमेशा लैम्डा से अदिश राशि से गुणा करेंगे तो परिमाण ही बढ़ेगा घटेगा, लेकिन B वेक्टर का मान क्या मिलेगा हमेशा लैम्डा A वेक्टर। तो ये बात क्या है, सत्य है। हमें तो जो सही नहीं है वो छांटनी है, तो ये तो सही है। A वेक्टर बराबर प्लस माइनस B वेक्टर, तो A वेक्टर के बराबर होना तो जरूरी नहीं है ना B वेक्टर का परिमाण, दिशा तो चलो विपरीत हो गई माइनस कहने से, लेकिन परिमाण बराबर होना जरूरी तो नहीं है। A वेक्टर से दुगना A वेक्टर, मैंने एक एग्जांपल दिखाया था, जैसे ये A वेक्टर है और ये हो गया 2A वेक्टर, तो ये भी आपस में क्या है, संरेख है, लेकिन इनका परिमाण समान नहीं है ना, तो ये ऑप्शन सत्य नहीं है। अगला ऑप्शन, A वेक्टर और B वेक्टर के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। तो A वेक्टर और B वेक्टर के क्रमागत घटक समानुपाती होते हैं या नहीं होते, अगर दो सदिश संरेख हैं तो उनके क्रमागत घटक भी समानुपाती होते हैं। तो ये भी सही नहीं है, इसमें नहीं कह रखा है तो ये सही नहीं है। दोनों सदिश A वेक्टर तथा B वेक्टर की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। तो A वेक्टर और B वेक्टर की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। तो परिमाण तो विभिन्न हो भी सकता है अगर संरेख सदिश है, लेकिन दिशा भी समान होना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ देखिए दिशा समान है क्या इनकी, ये बाएं से दाएं की ओर और B वेक्टर था दाएं से बाएं की ओर, तो ये भी समान नहीं है, तो इसलिए ये भी सही नहीं है। तो सही इनमें से कौन सा है, ऑप्शन A इनमें सही है, बाकी तीनों तो स्टूडेंट्स अपनी प्रश्नावली 10.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रश्नावली 10.3 का परिचय, उदाहरण तथा कुछ क्वेश्चन देखेंगे।